हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी एक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर ऑल गुड। आज 13 जून 2020 है, दिन है सैटरडे। दिन की शुरुआत करेंगे एक इंटरेस्टिंग कोट के साथ, एक प्रश्न के साथ। द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर लाइफ एग्जिस्ट्स आफ्टर डेथ, द रियल क्वेश्चन इज वेदर यू आर लिविंग बिफोर डेथ। जिंदा होना या फिर मैं जिंदा हूं, ब्रीथिंग करना, सिर्फ सांस लेना जो है वो जीना नहीं है, इज़न्ट इट? तो ये प्रश्न हमें अपने आप को पूछना है कि मृत्यु से पहले क्या हम जी रहे हैं। जीने का मतलब यहाँ पर सिर्फ सांस लेना नहीं है, जीने का मतलब है जीना। लिव इट ऑन यू गाइस टू थिंक अबाउट इट। बहुत ही इसका एक डीप मीनिंग है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स। और ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 20 जून 2020 तक आपको मिल रहा है ईएमआई का ऑप्शन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज सैटरडे है तो इतने ज़्यादा आर्टिकल्स हमारे टेबल के ऊपर नहीं है। टोटल हैं 4 आर्टिकल्स। इसमें ये वाले 2 आर्टिकल्स जो हैं, लास्ट 2, ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं और 2 आर्टिकल्स दूसरे सोर्सेस में से हैं। एक द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, दिल्ली के ऊपर है। फिर इंडियन एक्सप्रेस में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था और क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती हैं लोगों की मदद करने के लिए। लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो जो चीज़ें हुई है, तो गवर्नमेंट इसमें क्या मदद कर सकती है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर है। और लास्ट वाला जो है, ये तमिलनाडु ने जो नाम चेंज किए हैं 1000 से भी ज़्यादा जगहों के, तो उसके ऊपर लिखा गया एक एडिटोरियल है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है आज एक बहुत ही कैटास्ट्रोफिक या फिर एक बहुत ही भयानक सिचुएशन में हमारा नेशनल कैपिटल आ चुका है। कुछ ऐसे स्टेट्स, ऑफ कोर्स दिल्ली जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है, हमारा कैपिटल है। तो यहाँ पर जो स्टेट है उसका मतलब राज्य नहीं है। यहाँ पर स्टेट का मतलब है कि एक प्रकार से एक एक एरिया जो सबसे पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स बीइंग नेशनल कैपिटल, ये हमारे देश का एक सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है। और एक चीज़ मैं आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले एक एक्सपर्ट ने यह भी सजेशन दिया था कि जैसे साउथ अफ्रीका में पॉलिटिकल कैपिटल उनका अलग है, फिर जुडिशियल कैपिटल अलग है, एग्जीक्यूटिव का कैपिटल अलग है, यानी कि उनकी पार्लियामेंट एक जगह पर है, राइट। उनकी जुडिशरी, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है वो दूसरे सिटी में है। फिर फाइनेंशियल सिटी जो है वो उनका दूसरा है। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हमें भी हमारे देश का करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो ऐसा ना हो कि सारी की सारी चीज़ें जब एक जगह पर होती हैं, जब हम कहते हैं ना कि इफ़ यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, आपने अपने सारे एग्स जो हैं वो एक बास्केट में रखे हैं और वो बास्केट जो है वो आपके हाथ से गिर गया तो सारे अंडे फूट जाएंगे। इसी प्रकार से सारे इम्पोर्टेंट जो सोर्सेस हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें एक जगह पर ही होगी, एक सिटी में होगी। तो फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई, अर्थक्वेक आया या फिर पेंडेमिक इस प्रकार का, तो पूरा देश जो है वो हिलडुल जाएगा। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो रिस्क जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये भी एक आइडिया यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है इस द ट्रिब्यून में, लेकिन कुछ दिनों पहले इसके बारे में हमने बात की थी, तो आई थॉट लेट मी रिमाइंड यू गाइज अबाउट इट। तो ये किसका सॉल्यूशन है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, दिल्ली की बात करें तो वर्स्ट हिट कोविड-19 की वजह से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं हमारे स्टेट्स या फिर सिटीज़, तो उसमें से एक है। दूसरी जो सबसे चिंता वाली बात है वो ये है कि सिर्फ सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पर या फिर वर्स्ट हिट कोविड-19 नहीं है, लेकिन वर्स्ट परफॉर्मर भी दिल्ली है। यानी कि दिल्ली की जो सिस्टम है वो इतनी अच्छी नहीं है कि कोरोना वायरस को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें। देखिए, इससे पहले की भी डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था कि कोरोना वायरस के केसेस अगर ज़्यादा आपके ग्राफ पर आ रहे हैं तो वो उतना ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। ऑफ कोर्स हमें जो सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन जो हमें देखनी है वो ऐसी सिचुएशन नहीं देखनी है।
हमें देखनी है ऐसी सिचुएशन कि पास्ट में भले ही हो केसेस, लेकिन करंट जो सिचुएशन है वो अगर ऐसी है तो ये एक सिचुएशन हमें देखनी है। जब सिचुएशन ऐसी होती है, लेट्स से ए और बी, ये दो नाम दे दिए, तो ए वाली सिचुएशन अगर दिल्ली की है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, इट्स ओके। कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए पता चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीन्स कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। चिंता का जो विषय है, शर्म की जो बात है, वो है मृत्यु दर। मृत्यु दर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वहाँ पर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो उसके बाद जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, वो उतनी पर्याप्त नहीं है। इसकी वजह से लोगों की मृत्यु जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सिटी में, और इस केस में दिल्ली में ज़्यादा हो रही है। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज द इनएडिक्वेसी ऑफ द सिटीज़ हेल्थ केयर सेटअप। हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो उतनी ज़्यादा कारगर नहीं है। सेकंड, इल प्रिपेयर्डनेस ऑफ अथॉरिटीज़। ये एक बहुत शर्म की बात है कि लगभग 2 महीने का लॉकडाउन था, तो इस लॉकडाउन के टाइम पर आप क्या कर रहे थे? उस टाइम पर आपने अपनी कैपेसिटी को बूस्टअप क्यों नहीं किया? और तीसरी, उससे भी ज़्यादा शर्म वाली बात जो है वो ये है कि एक तरफ है आप गवर्नमेंट और दूसरी तरफ है बीजेपी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस गवर्नमेंट। अब कोविड-19 पूछेगा नहीं कि किस पर्टिकुलर सिटीजन ने आपको वोट दिया था, फिर बीजेपी को वोट दिया था, फिर कांग्रेस को दिया था, या फिर XYZ किसी को भी दिया था। ये एक ऐसा वक्त है जो पॉलिटिशियंस एक मैच्योरिटी दिखाएं, लेकिन दुनिया के अलग अलग पॉलिटिशियंस की तरह हमारे भी पॉलिटिशियंस, हमारे भी दल जो हैं वो ऐसे टाइम पर भी पॉलिटिक्स खेलना जो है वो नहीं छोड़ते हैं। और इसकी इम्पैक्ट किसके ऊपर होती है? मेरे, आपके और हमारे प्यारे सिटीजन्स के ऊपर। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये बताया है कि धीरे धीरे हमारा नेशनल कैपिटल हमारे देश का कोरोना कैपिटल बनता जा रहा है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के जो हैं उन्होंने ये बताया है कि एक प्रोजेक्शन है, एक एजम्पशन है कि जुलाई के एंड तक, अभी हम आप मान लीजिए कि हाफ ऑफ जून तक पहुंच गए हैं, तो आज से 45 डेज़ के बाद दिल्ली की सिचुएशन ऐसी होगी कि वहाँ पर 5.5 लाख जितने कोविड-19 के केसेस हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा ट्रिब्यून नहीं बता रहा है, ऐसा बता रहे हैं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो ये एक ऑफिशियल एजम्पशन उनका आया है और ये एक बहुत ही भयानक आंकड़ा है। 5.5 लाख केसेस इन जस्ट 45 डेज। एक अमित कुमार नाम के कांस्टेबल थे, आपने इनका केस जो है वो पढ़ा होगा न्यूज़ में कि अमित कुमार जो हैं वो कांस्टेबल थे, उनको कोरोना वायरस हो गया और फिर एक से दूसरी हॉस्पिटल्स में उनको भेजा गया और फाइनली 32 ईयर ओल्ड यंग अमित कुमार की मृत्यु हो गई। तो दिस इज़ वन एग्जांपल कि कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट में भी रेड टेपिज्म है कि यहाँ पर ले जाइए, वहाँ पर ले जाइए। जो मरीज़ हैं उसकी जो कंडीशन है उसको एक उसको समझना, आप एक जगह से दूसरे, और वो भी कौन सा व्यक्ति था? ही वॉज ए कांस्टेबल, राइट, ही वॉज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। एक पुलिस कांस्टेबल के साथ ऐसी चीज़ हुई तो आप सोचिए कि कॉमनर के साथ क्या हो सकता है। इससे भी शर्म वाली बात जो है वो ये है कि अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि दिल्ली सरकार ने, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि दिल्ली के रेसिडेंट्स को ही फैसिलिटी मिलेगी। लकीली लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया है। और ये डिसीजन क्यों लिया गया था? क्योंकि दिल्ली के पास इतनी ज़्यादा सेटअप या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो नहीं है। इल प्रिपेयर्डनेस और अगेन इस प्रकार के ABC जो रीजंस हैं, इसी रीजंस की वजह से ये सिचुएशन आ चुकी है। दूसरी एक कंट्रोवर्सी, जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फिगर्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। तो क्या किसी के पास प्रॉपर कैलकुलेटर नहीं है या फिर जानबूझकर कोई आंकड़ा जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है? आंकड़ा छुपाने से क्या कोरोना वायरस मिट जाएगा? चाइना से हम ये नहीं सीख सकते कि जब आप आंकड़ा छुपाएंगे तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो होगा ट्रस्ट, राइट? विश्वास जो है वो लोगों का आपके ऊपर से टूट जाएगा। फिर डिसोबीडियंस, फिर लोग आपके जो डिसीजन, आपकी कही बातें जो हैं वो नहीं मानेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। और जब कोऑपरेशन, लोगों का सहकार अगर नहीं मिलेगा, अगर उनका एक सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप कितनी भी अच्छी पॉलिसी निकाल लीजिए, राइट, कितना भी इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कीजिए, वो नहीं हो पाएगा।
तो ट्रांसपेरेंसी इज़ मस्ट, राइट। जितनी दवाई इम्पोर्टेंट है उतनी ही ट्रांसपेरेंसी इम्पोर्टेंट है, खास करके इस प्रकार के पेंडेमिक के टाइम पर। एक न्यूज़ आइटम है जो मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दी है, वो ये है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल साहब ने एक आज मीटिंग बुलाई थी, और इस मीटिंग में आज यानी कि कल ये मीटिंग थी, और इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर और दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स ने भी पार्ट लिया था। मिस्टर बैजल ने एडवाइस किया है फील्ड ऑफिसर्स को कि प्रॉपर अपनी जो ड्यूटी है वो फॉलो करें। स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल, इंटेंसिफाइड आईईसी, एक्टिव हाउस टू हाउस सर्वेलेंस, फिर खास करके जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसके ऊपर स्पेशल फोकस करना है। मीटिंग में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, होम मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीसीपीज और दूसरे ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद थे। और अगेन ज़्यादा से ज़्यादा बेड की फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए दिल्ली में, इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई। सेकंड टॉपिक जो है वो ये है कि व्हाट गवर्नमेंट कुड हैव डन। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। 60 डेज़ का हार्श और अनफॉरगिविंग लॉकडाउन जो है वो हमारे देश में चला, और लॉकडाउन के एंड तक हम ये समझ गए कि अब कोविड-19 से नहीं, लेकिन भूखमरी और बीमारी और दूसरी सारी चीज़ों से, स्ट्रेस और इसकी वजह से होने वाले वायलेंस और ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे देश में और ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती हैं। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे थे। हमारे देश की सिचुएशन एज पर दिस आर्टिकल ऐसी है कि 3 में से 2 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे ऐसे हैं, ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर टेस्टिंग की फैसिलिटी आज भी अवेलेबल नहीं है। नेशनल कैपिटल के बारे में बात करें तो लोगों की मृत्यु होने के पीछे मेन रीज़न जो बताया जा रहा है वो ये है कि उनको बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में। दुखद बात तो ये भी है कि गरीब लोगों को एक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, धूप में, बारिश में, एक लंबी लाइन में, एक लंबी कतार में वो खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खाना पीना चाहिए, राइट। खाना पीना देने के लिए ऐसी एक स्टूपिड सिस्टम गवर्नमेंट ने तैयार की है, और एक लंबी लाइन पर लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो क्या और 10, 15, 20 लोगों को आप ऐड नहीं कर सकते कि लोग लंबी लाइन में खड़े हुए हैं तो 10-15 लोग जो हैं वो ये फूड के पैकेट्स लेकर डिस्ट्रीब्यूट करने की शुरुआत कर दें। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाए, जो जिगजैग हैं, इस प्रकार की लाइन हम जो एयरपोर्ट्स में देखते हैं कि ट्रैफिक मैनेज किया जाता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा नहीं किया जाता। आवर्स एंड आवर्स तक लोग जो हैं वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो ये दिस इज मीन्स ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं आपके ये एक वायोलेंस ही है। ये जो हम गरीबों के साथ सरकार कर रही है, इस प्रकार से उनको खाना पीना, उनका एक मील के लिए, राइट, उनको घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है, एक लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो दिस इज़ इनह्यूमन। कोई भी कुछ भी कहे, लोग कहेंगे कि हमारे देश की तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो 10 और लोग को, 50 और लोग को आप काम पर लगा सकते हैं। कितने सारे लोगों को जॉब्स चाहिए। ये जो लाइन में खड़े हैं उसमें से ही अगर आप पूछोगे तो 10 लोग जो हैं वो मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, फॉर 50 रुपीज़, फॉर 100 रुपीज़, फॉर 200 रुपीज़ पर डे। तो आप उनको लगा दीजिए। जो सैनिटाइजेशन, ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्रिएट कर दीजिए, ताकि वो हाथ पैर, वो सारी चीज़ें, मास्क एक्सेट्रा पहनकर खाना पीना जो है वो फटाफट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है, अगर करना है तो डेफिनेटली ये हो सकता है। बहुत सारी जगहों पर होता भी होगा, लेकिन उन सारी जगहों की तस्वीरें और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारे सामने नहीं आती हैं। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक प्रश्न है। सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो चुकी हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज। डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं इज़न्ट कि आज भी कुछ मोबाइल की और मेरे दूसरे लैपटॉप्स एक्सेट्रा बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो 30% कैपेसिटी या फिर 40% कैपेसिटी से ही ऑपरेट कर रही है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये भी बताया है कि गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की वो ये थी कि गवर्नमेंट ने एक वाइड कंसल्टेशन नहीं किया। आपको पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ, एपिडेमियोलॉजिस्ट्स के साथ, इकोनॉमिस्ट्स के साथ, सोशल साइंटिस्ट्स के साथ डिस्कशन करने की आवश्यकता थी। एक थरो डिस्कशन, अगर 1 या फिर 2 दिन तक थरो डिस्कशन की जाती तो शायद गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट ही ना करती, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। और शायद अब तो ये भी लग रहा है, जिस प्रकार से लॉकडाउन जो है उसको खोल दिया गया है, और मैं भी अपने शहर में देखता हूँ, अड़ोस पड़ोस में देखता हूँ कि
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 100 में से आपको 5-6 लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो मास्क नहीं पहनते हैं, जिनकी एज ज़्यादा होने के बावजूद भी वो मास्क नहीं पहनते हैं। बच्चे जो हैं वो जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे साइकिल लेकर शाम को टहलते हैं, बट दे आर नॉट वेयरिंग एनी सॉर्ट ऑफ मास्क और एनीथिंग। तो ये एक मैं रीजनेबली अच्छी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, राइट। अब रीजनेबली अच्छी सोसाइटी का मतलब क्या है कि लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, जनरली स्पीकिंग पढ़े लिखे हैं, कि एटलीस्ट 12th या फिर कॉलेज तक पढ़ाई लिखाई 80-90% पॉपुलेशन ने की है। तो यहाँ यहाँ हम क्या सीख सकते हैं? रीड बिटवीन द लाइन्स यहाँ पर क्या है कि एटिकेट्स और जो अवेयरनेस है वो इतनी ज़्यादा आज भी नहीं है। अब गरीब एरिया की बात करें, गरीब यानी कि वे स्लम्स की बात करें, जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर रैपिडली एक वाइल्ड फायर की तरह एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये कोरोना वायरस फैल रहा है, तो वहाँ पर वाटर की और सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है। तो क्या सरकार को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए था कि यहाँ पर तो ये है नहीं, तो लॉकडाउन अगर करेंगे तो क्या इन सारी जगहों पर, मोस्ट पॉपुलेटेड जगहों पर आप कैसे रोक पाएंगे कोरोना वायरस को? साउथ कोरिया का जो मॉडल था वो था एक्सटेंसिव टेस्टिंग, पब्लिक एजुकेशन और लिमिटेड कंटेनमेंट, राइट। और हमने डिस्कशन भी की थी, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि विदाउट लॉकडाउन साउथ कोरिया ने इसके ऊपर एक अंकुश लगाया है कोरोना वायरस के ऊपर। कल हम बात कर रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक फाइंडिंग के बारे में कि मास्क जो हैं वो भी आपके 4 RO जो 4 हैं उसमें से RO लेवल 1 तक या फिर 1 से भी कम तक आपको ले जाएगा, जस्ट मास्क और मास्क एटिकेट्स। फिर एक ओपन, रेगुलर और एम्पैथेटिक प्रेस ब्रीफिंग्स की आवश्यकता थी, लेकिन इतनी कंटिन्यूसली प्रेस ब्रीफिंग जो हैं वो सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इतनी ज़्यादा प्रेस ब्रीफिंग्स भी नहीं हुई थी। 2 इकोनॉमिस्ट हैं, एक है प्रभात पटनायक और दूसरे हैं जयति घोष। उनका एक एस्टिमेशन है कि देखिए, बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि कैश ट्रांसफ़र कितना होना चाहिए पर हाउस होल्ड, 7,000 रुपीज़ जितना तो आपको कैश ट्रांसफ़र देना ही चाहिए। और जिस सिर्फ कैश ट्रांसफ़र दे दिया तो फायर एंड फॉरगेट जैसा नहीं है। कैश ट्रांसफ़र के साथ साथ आपको पल्सेस, ऑयल, फिर दूसरी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए या फिर करनी चाहिए थी। प्रभात पटनायक और जयंती घोष जो हैं वो कहते हैं कि अगर हम ये करते 7,000 रुपीज़ पर हाउस होल्ड, एक घर पर तक, यूनिवर्सल, राइट। एक फैमिली में भले 3 मेंबर्स हो, 2 मेंबर्स हो, 1 मेंबर हो या फिर 5 मेंबर हो, अब 7,000 रुपये दे दीजिए और बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन कितने लोग हैं उस हिसाब से आप फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उस फैमिली में, कि इतना फूड, अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं तो उनको इतने चावल चाहिए, तो रफली उतने जो हैं वो दे दीजिए। अगर हम ऐसा करते तो हमारी जीडीपी का 3% जितना खर्च होता, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ ओके, राइट। क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि अब आपको और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को ये आर्टिकल का सजेशन है कि गवर्नमेंट को जो एमएसएमईज़ हैं उनकी आने वाले 6 महीनों तक लोन्स के इंस्टॉलमेंट्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए। एमजी नरेगा का जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, लगभग 1 लाख करोड़ जितना कर दिया है एमजी नरेगा का टोटल फंड, और ज़्यादा रूरल जॉब्स भी इससे क्रिएट हुई हैं। एमजी नरेगा ने खुद ने अपने कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़े हैं, तो दैट इज़ ओके। लेकिन एक सिचुएशन ये भी होगी कि अब अर्बन एरिया में जो लेबर वर्क है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मज़दूर लोग हैं अपने घर वापस चले गए हैं और उनको एमजी नरेगा के तहत अगर जॉब मिल रही है देन दे आर गोइंग टू स्टे देयर। तो वहाँ पर मज़दूरी की कीमत जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लेबर वहाँ पर अवेलेबल हैं अर्बन एरिया में, जहाँ पर आपको लेबर की आवश्यकता है, जहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर लेबर कम है, तो लेबर की कीमत जो है वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये भी एक सिचुएशन है जिससे गवर्नमेंट को अभी से ही इसके ऊपर काम करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। पेंशन्स जो हैं उसको भी थोड़ा इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है, और पेंशन्स जो हैं वो जितने पेंशनर्स हैं उनके हाथ में कवर में आप पैसे दे दीजिए। ये करना होगा आपको, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे फिर वो करेंगे, तो बहुत सारे आज ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनको ये चीज़ यूज़ करना नहीं आती है, तो बेस्ट है कि हैंड डिलीवर्ड पैकेजेस जो हैं उनको दिए जाएं। ट्रेन्स की फैसिलिटीज़ को मैक्स लेवल तक ले जाइए ताकि फ्री में जितने भी मज़दूर हैं उनको घर वापस जाना है तो ट्रेन की फैसिलिटीज़ उनको मिले। फ्रेश वाटर टैंकर्स
प्रोवाइड करने होंगे, ख़ास करके उन सारे गरीब एरियाज़ में जहाँ पर पाइप्ड कनेक्शन नहीं है। मेंटल हेल्थ के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कॉल सेंटर्स और फैसिलिटीज़ क्रिएट करना। बहुत सारी ऐसी जेल्स हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस आ गए हैं, तो ख़ास करके जो वे सारे गुनहगार हैं जो इतने ज़्यादा हीनियस या फिर ग्रेवेस्ट चार्जेस जिनके ऊपर नहीं है, तो उनको बेल दी जा सकती है, उनको टाइम बिंग घर भेजा जा सकता है। फिर पीपी किट्स टेस्ट और टेस्टिंग किट्स और पीपी टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स, इनका प्रोडक्शन पीपीपी के माध्यम से, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हम इसको बूस्ट कर सकते हैं। कुछ महीनों पहले की बात थी, आई थिंक क्यूबा जो देश है, डॉक्टर्स में काफ़ी फेमस, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स जनरेट करने में क्यूबा जो है वो काफ़ी फेमस देश है। क्यूबा ने, याद होगा कि इटली में भी अपनी एक डॉक्टर्स की टीम भेजी थी, तो आई थिंक क्यूबा के बारे में ही ये एक बात आई थी। बट एनीवे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि अभी आप ये पीपी किट्स, टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स जितना हो सके उतना पैदा कीजिए, भले ही हम उसका यूज़ करें ना करें। अगर यूज़ करना पड़ा तो ऐसा ना हो कि हमारे पास ना हो, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। फिर आशा और आईसीडीएस वर्कर्स जो हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी और उनको जो पेमेंट मिलता है वो पीनट्स के बराबर है, कुछ नहीं है। तो इसको इंक्रीज़ करना चाहिए, उनको थोड़ी फैसिलिटीज़ दीजिए ताकि वो घर घर जाकर ग्रास रूट लेवल पर चेकअप और इन सारी चीज़ों में हमारी मदद कर सकें। क्वारंटीन फैसिलिटीज़ चाहे अमीर हो गरीब हो सभी के लिए एक अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और लोग पूछेंगे कि ये सारे पैसे कहाँ से आ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे देश फ़िलहाल 10% से लेकर 20% तक अपनी जीडीपी का जो अमाउंट है वो कॉस्ट मीन्स इतना खर्च करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। भारत ये सारी चीज़ें जब करेगा, जो 7,000 रुपये देने हैं और ये 3% जितना हो गया आपकी जीडीपी का, और बाकी के कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो करेगा, तो 1% के आसपास और ऐड कर लीजिए, तो 5-6% अगर हम और ज़्यादा खर्च करें तो चीज़ों को हम एक नए लेवल तक ले जा सकते हैं। और ये सारा खर्च जो है वो, उसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आपको सिर्फ सेस लगा दीजिए। जो टॉप 1% हमारे वेल्थी लोग हैं हमारे देश के, जिनके पास पता है आपको कितनी वेल्थ है, ये टॉप 1% के पास जो बॉटम 70% उनकी टोटल वेल्थ को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर है उतनी वेल्थ सिर्फ 1% के पास है, टॉप 1% के पास। तो 2% सेस उनके ऊपर लगाइए और इनहेरिटेंस टैक्स 33% अगर लगा दिया जाए तो भी आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे कि आप कोरोना वायरस से आराम से लड़ सकते हैं। मूविंग ऑन टू स्ट्रीम्ड एजुकेशन इज़ डाइल्यूटेड एजुकेशन। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई है कि 2 हेलमेट्स, एक ऐसी हेलमेट जो रियली में मजबूत है, जो एक्सपेंसिव है, जो अगर एक्सीडेंट होता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको हेड इंजरी नहीं होगी, क्योंकि एक क्वालिटी हेलमेट आपने पहनी है। दूसरी हेलमेट ऐसी है जिसकी कीमत कुछ 500-1000 रुपीज़ जितनी है, दिखने में ठीक ठाक हैं, और ये हेलमेट जो हैं वो पुलिस वालों से आपको बचा देगी, ट्रैफिक कांस्टेबल्स और ट्रैफिक वार्डन से आपको बचा देगी, लेकिन एक्सीडेंट अगर हुआ तो फिर आपकी जान नहीं बच सकती। ऐसी हेलमेट, ये 2 हेलमेट हैं। तो ऑफ कोर्स पैसे बचाने के लिए लोग डुप्लीकेट या फिर वो चीप क्वालिटी की हेलमेट यूज़ करेंगे, लेकिन रियलिटी में कौन सी हेलमेट होनी चाहिए जो स्ट्रॉन्ग है, जो मजबूत है। अब यूजीसी के साथ इसका कनेक्शन क्या है? यूजीसी की एक स्कीम है, यूजीसी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसको मैं यहाँ पर मूक्स कहूँगा। तो ये जो मूक्स हैं, इसके माध्यम से ज़्यादा कोर्सेज को ऑनलाइन करना चाहती हैं। तो इससे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन एजुकेशन जो है उसका जो रियल मतलब है वो है इंटरेक्शन, राइट? इंटरेक्शन, डिस्कशन, क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीज़ें। और ये आज की ये जो डिस्कशन है ये डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपका बैचलर्स ख़त्म हो जाना चाहिए, और उसके बाद ही आप ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें बैचलर्स के बाद ही आप पास गिने जाते हैं। तो आपने ऑलरेडी स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो ख़त्म कर ली होगी ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने। स्कूल और कॉलेज जो हैं या फिर जो कैंपस में जाना और वहाँ पर इंटरेक्ट करना, किसी के साथ झगड़ा करना, किसी के साथ
अच्छी बातें करना किसी के ये सारे जो बुरे भले, जो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सट्रीम मीडियम, जो भी अप डाउन एक्सेट्रा, ये सारे जो दिन होते हैं, जो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वही हमारी पर्सनालिटी को, वही हमारे जीवन को एक शेप देने में मदद करते हैं। हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीखते हैं। ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली अगर आप सारे के सारे क्लासेस को ऑनलाइन कर देंगे तो लोग जो हैं वो, खास करके स्टूडेंट्स जो हैं वो, बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। फिर क्या सिर्फ स्टूडेंट ही टीचर्स से सीखते हैं? नो, टीचर्स भी स्टूडेंट से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और सीखते भी हैं। कोई माने ना माने, बहुत सारे टीचर्स का ईगो इश्यू हो जाएगा कि नहीं मुझे सब पता है, स्टूडेंट से मैं क्या सीखूं। नो, स्टूडेंट से भी टीचर्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट टू वे स्ट्रीट। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर्स बोलते रहें, स्टूडेंट्स यस सर यस मैम करते रहें और बात ख़त्म हो जाए। रियल टीचिंग का मतलब ही यही है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल था है इनफैक्ट एन इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर एक मिडवाइफ जो हैं वो बच्चा पैदा करने में मदद करते हैं, उसी प्रकार से एक अच्छे जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स जो हैं, वो स्टूडेंट के आइडियाज़ जो हैं उनको पैदा करने में उनकी मदद करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करने में उनकी मदद करते हैं, उनको विंग्स देने की जो एक पूरी सिस्टम है वो डेवलप करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो फ्री हो जाएं, वो खुद क्यूरियस इतने बन जाएं कि धीरे 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 करके ऐसा वक्त आता है जब जो जो होता है ना, बर्ड्स अपना नेस्ट छोड़कर चले जाते हैं। दैट्स द रोल ऑफ टीचर, कि स्टूडेंट को इतना कैपेबल बनाए कि स्टूडेंट जो है वो खुद अपनी विंग्स का इस्तेमाल करते हुए, अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए दौड़े और उड़ सकें। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं होगी, ऐसा बताते हैं इस आर्टिकल के राइटर, कि सिर्फ आप सारी की सारी चीज़ों को अगर आप ऑनलाइन कर देंगे तो जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आप खेल सकते हैं, लेकिन रियल बॉक्सिंग जो है, रियल क्रिकेट और रियल फुटबॉल जो है वो तभी होगा जब आप ग्राउंड में जाएंगे। तो नथिंग कैन बी फादर फ्रॉम सच ए मिसकंसेप्शन। अगर आप कुछ एरियाज़ के लिए, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फिजियोथेरेपी, तो इन सारी चीज़ों के लिए लेबोरेटरी और प्रैक्टिकल वर्क को इम्पोर्टेंस दिया गया है। लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ के, तो आपको ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, आर्ट्स में और दूसरे प्योर साइंस में आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी इसका एक बेनिफिट होगा। सिर्फ किताबी बातें जो हैं वो आपको जो जिस प्रकार का लेवल हमें चाहिए स्टूडेंट्स में, वो लेवल पैदा नहीं हो सकता। नेम्स एंड प्लेसेस, एक बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड आर्टिकल हैं, राइट। तमिलनाडु ने कुछ 1018 जितने सिटीज़, टाउन्स और लोकेलिटीज़ के नाम जो हैं वो चेंज किए हैं। जो तमिल लैंग्वेज, जो एक अंग्रेज़ी टाइप नाम थे, तो उन अंग्रेज़ी टाइप नाम को तमिल टाइप नाम बनाने की एक कोशिश जो है वो सरकार ने की है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा, क्योंकि जो पहले आप नाम यूज़ करते थे, जैसे कि मुंबई और बॉम्बे, बहुत सारे लोग आज भी बॉम्बे ही बोलते हैं कि हम बॉम्बे में रहते हैं, या फिर बॉम्बे गया था, बॉम्बे गई थी, एक्सेट्रा। तो भले ही वो चेंज हो जाए, लेकिन लोग इसको कब तक प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हो, मीन्स जो उनकी मेमोरी में है, वो मेमोरी में जब तक यूज़ करेंगे तब तक वही होगा, और कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो सकती है। कुछ ऐसे नाम है जैसे कि शिवा गंगा, शिवा गंगा को शिवा गंगा ही नाम देना, तो इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जैसे कि कोयम्बतूर जो हैं, तो उसको कोयम्पुथुर अब इसका नाम है, वेलोर का नाम हो गया है विलोर। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। तो ये जो कुछ चेंजेस हैं, तो इससे कन्फ्यूजन होगी। इसी के साथ लोकल लोग जो हैं वहाँ के, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत ये भी होगी कि अब उनको आईडीज़ जो हैं उनमें भी नाम चेंज करने होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है, नॉट इश्यू लेकिन एक दिक्कत हो सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर ने मीडिया को एड्रेस करते हुए बताया है कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक जो जीएसटी रिटर्न्स है, तो उसके ऊपर जो एक लेट फ़ी लेवी की जाती थी, तो वो अब नील जीएसटी रिटर्न्स के ऊपर नहीं की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक दूसरी मीटिंग भी जीएसटी काउंसिल की होने वाली है, जिसमें जो ड्यूटी इन्वर्जन का इश्यू है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। फिर
जो फरवरी, मार्च और अप्रैल के जो जीएसटी रिटर्न्स हैं, तो उसके ऊपर जो 9% ड्यूटी जो है, मीन्स 18 थी तो उसको कट करके 9% कर दी गई है। लेट फी की बात है यहाँ पर, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए एक छूट दी गई है। और जो मई, जून और जुलाई है तो उसकी डेट भी एक्सटेंड की गई है। उसके ऊपर इंटरेस्ट या फिर लेट फी जो है वो नहीं लगेगी, बशर्त है कि सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल जो है वो हो जाने चाहिए। कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ तो हो रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट जो है ये 49.47% हो चुका है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। टोटल 1,47,194 इंडिविजुअल्स जो हैं ये इससे ठीक हो गए हैं, दे आर क्योर्ड। और 1,41,842 इंडिविजुअल्स जो हैं वो आज एक्टिव सुपरविजन में हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो इश्यू की हैं, और इसमें ऑफिस में एसिम्टोमेटिक स्टाफ जो हैं उनको ही अलाउड हैं, विजिटर्स जो हैं वो भी एसिम्टोमेटिक होने चाहिए, मास्क पहनना मैंडेटरी है, फिर हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा स्टाफ के आने जाने के लिए, और विजिटर के आने जाने के लिए अलग से एंट्री और एग्ज़िट रूट्स क्रिएट करने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और इन सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। और रिलीजियस प्लेसेस में फुटवेयर जो हैं आपके, तो वो फुटवेयर आपको आपके व्हीकल के अंदर ही रखने होंगे, और स्टैच्यूज़, आइडल्स और होली बुक्स जो हैं उनको टच करना अलाउड नहीं है। होम मिनिस्ट्री ने और परमिशन दी है कि जो कुछ ऐसे सिटीजन्स हैं, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ के थे एक्सेट्रा, कोई ऐसे परिवार लोग हैं जिनके फॉरेन डिप्लोमेट्स के जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो ऐसी कुछ छूट दी गई है। फिर यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला साहब ने चीफ सेक्रेटरीज़ सारे स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ सेक्रेटरीज़ को एक पत्र लिखा और ये बताया है कि जो माल सामान है वो 24/7 अक्रॉस द बोर्ड आ जा सके, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ कि सिर्फ नॉन एसेंशियल चीज़ें ही प्रोहिबिट है, बाकी सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, फॉर एग्जांपल जो बसेस हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बसेस हर जगह पर 9 बजे से पहले पहुंच जाएगी, तो उनको भी ट्रांसपोर्ट की बसेस और इनको भी आने जाने की आपको छूट देनी चाहिए या फिर छूट देनी होगी, तो ये क्लैरिफिकेशन एक प्रकार से दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक डायरेक्शन इश्यू किया है कि वे सारे बिजनेसेस जिन्होंने कोविड-19 के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी थी, तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की एक्शन जो है वो आप नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश ने एक ट्रू नेट मशीन्स इंस्टॉल किए हैं। ये ट्रू नेट मशीन्स जो हैं ये कोरोना वायरस पेशेंट्स जो हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। 1 घंटे में ही आंसर जो है आपको मिल जाएगा, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, और दिन में कुछ 20 से 25 जितने सैंपल्स जो हैं वो एक मशीन इसमें टेस्ट कर सकता है। तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स और 6 मेडिकल कॉलेजेस में इस प्रकार के मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है, और जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ये जो मशीन है ये ट्यूबरक्लोसिस को टेस्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फ़ोटो है, इनका नाम है आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी। ये उर्दू पोइट थे और 93 ईयर्स की उनकी उम्र थी। उनका निधन हुआ है। ही वॉज ऑफ एज रिलेटेड नॉट वेल। और देखिए यहाँ पर ही वॉज द फर्स्ट उर्दू साइंस मैगज़ीन उन्होंने पब्लिश की थी, राइट। बोर्न इन ओल्ड दिल्लीज गली कश्मीरिया इन 1926, ही वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ साइंस की दुनिया नाम की फर्स्ट उर्दू साइंस मैगज़ीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश की थी 1975 में, तो उनके एडिटर थे, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट नाम है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। कल संडे है तो अब हमारी मुलाकात डायरेक्टली होगी मंडे को। तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।